గాంధీ భవన్లో మన మధ్యలో ఏఐసిసి ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ శ్రీ తారీఖ్ అన్వర్ గారు వస్తుందా లేదా ఇంకా? హలో హలో క్యారే బాబు, హలో 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 మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3 ఓకే. ఈరోజు గాంధీ భవన్లో మన మధ్యలో ఏఐసిసి ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ శ్రీ తారీఖ్ అన్వర్ గారు మన తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క పిలుపు మీద ఇక్కడ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులతో కలిసి ఇక్కడ చర్చిద్దామని వీడికి రావడం, ఆయనకు స్వాగతం చెప్పు. మన తారీఖ్ అన్వర్ గారు మీ అందరికీ తెలియంది కాదు, ఆయన వెరీ తక్కువ వయసులో లోక్సభ ఎంపీ, తర్వాత ఆల్ ఇండియా యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా చేసినారు ఐవైసీ. దాని తర్వాత సేవాదళ చైర్మన్గా చేసినారు, కేంద్రంలో మంత్రిగా చేసినారు. మరి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ అండ్ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్గా కొనసాగుతూ శ్రీ హనుమంతరావు గారు ప్రతి సంవత్సరం ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ పెడతారు, క్రికెట్ టోర్నమెంట్. ఆ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ప్రతి సంవత్సరం ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ పెడతారు, క్రికెట్ టోర్నమెంట్. ఆ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ రాజీవ్ గాంధీ గారి పేరు మీద కంటిన్యూగా చేస్తున్నారు. దానికి ప్రారంభంకు వచ్చిన సందర్భంలో ఈరోజు గాంధీ భవన్ విజిట్కి వచ్చినారు. మరి ఆయనే తో సహా ఇక్కడ కూర్చున్న రేవంత్ రెడ్డి గారు, గారు, మా ఏఐసిసి సెక్రటరీ నదీం జావేద్ గారు, తర్వాత శ్యామ్ మోహన్ గారు, అనిల్ యాదవ్ గారు, అలాగే చిన్నారెడ్డి గారు, తర్వాత గురునాకరావు గారు, వీళ్ళందరూ ప్రెస్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా నేను పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారితో అప్పీల్ చేస్తున్నాను. మరి పెద్దలు ఏఐసిసి జనరల్ సెక్రటరీ తారీఖ్ అన్వర్ గారితో అప్పీల్ చేస్తున్నాను, మీరు ప్రెస్కు ఉద్దేశించి మాట్లాడండి అని. దాని తర్వాత మీరు మన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా पत्रकार बंधुओं नमस्कार। आपका परिचय हो चुका है। जहाँ तक मेरे बारे में भी सामने बताया कि इंडियन कांग्रेस कई बार लगातार आंध्र प्रदेश हुआ करता था और आने का मुझे अवसर मिला है। तो यहाँ के तमाम लोग पत्रकार भी बहुत सारे हमारे परिचित हैं, लेकिन जो नया जनरेशन आया है हो सकता है वो हमसे अपरिचित हो। जैसा अभी शबीर साहब ने बताया कि हनुमंत राव जी ने एक सिलसिला रखा है, कंटिन्यूटी बना के रखा है कि वो राजीव गांधी मेमोरियल एक क्रिकेट मैच वो कराते हैं बिलो अंडर 19। हर वर्ष कई बार मुझे उसमें शामिल होने का मौका मिला है और कल इसी सिलसिले में हम हैदराबाद आए थे। कल उस कार्यक्रम का उद्घाटन करना था। जब हैदराबाद आए तो मैंने महसूस किया, ज़रूरी समझा कि गांधी भवन जो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है, वहाँ जाना चाहिए। और साथ में जब गांधी भवन आ रहे थे तो बहुत समय से हैदराबाद के पत्रकारों से सीधा मेरा संवाद नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि इसका लाभ उठाया जाए। और रेवंत रेड्डी साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी भी इच्छा थी कि यहाँ प्रेस वालों को संबोधित करें, तो इसलिए आज आपके बीच में आया हूँ। आज तेलंगाना की जो राजनीति है वो आप सबको वाकिफ़ है, सब उससे परिचित हैं। यहाँ
तेलंगाना जब बनाने का आंदोलन चल रहा था तो उस समय इसके पीछे जो उद्देश्य था वो उद्देश्य बहुत स्पष्ट था कि तेलंगाना जो किसी कारणवश पिछड़ गया है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको फिर से आगे लाया जाए, उसका समुचित विकास हो। यहाँ की जो मूल समस्या है वो चाहे गरीबी है, चाहे बेरोजगारी है, पानी की समस्या है और इस तरह की जितनी भी समस्याएं थी वही उसका समाधान होगा। एक नया राज्य बनेगा, एक खुशहाल राज्य बनेगा और जो भी समस्या जो उस समय थी उसका समाधान हो। लेकिन अब 8 साल पूरे हो गए हैं और यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझे बताया गया है कि जब उनको हैंडओवर किया गया था सरकार हम लोगों ने तो 10,000 करोड़ सरप्लस था राज्य के पास, लेकिन आज शायद 5 लाख करोड़ का आज बोझ है इस राज्य के ऊपर, कर्ज का बोझ है। तो क्या अंतर आया, क्या नहीं आया, ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और तेलंगाना के लोगों में इस बात को लेकर बेचैनी है कि जो भी उनके साथ जो वादा किया गया था इस सरकार के द्वारा वो पूरा नहीं हुआ और लोग अब सही मानों में एक विकल्प की तलाश में है। हमें विश्वास है क्योंकि कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है तेलंगाना बनाने में। अगर कांग्रेस पार्टी उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, सेक्रीफाइस भी किया है, कई लोग हमसे नाराज़ हुए, लेकिन उसके बावजूद चूँकि तेलंगाना के लोगों के साथ सोनिया जी का एक भावनात्मक लगाव था, इमोशनल लगाव था, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया और एक अलग राज्य का निर्माण हुआ। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो भी सरकार बनेगी वो सरकार यहाँ के जनता को राहत पहुँचाने का काम करेगी और तेलंगाना का विकास और तेज़ी से होगा, उसकी गति तेज़ होगी। लेकिन 8 साल के बाद जब हम उसकी समीक्षा करते हैं, जब उसका जायज़ा लेते हैं तो महसूस होता है कि जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ। तो विशेष रूप से एक तो ये बात मुझे कहनी थी और आप सबसे हम आपको आमंत्रित करते हैं कि अगर कोई सवाल आपके सामने हो तो बताइए, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो आप आई वेलकम योर क्वेश्चन। देखिए, आज जो देश के अंदर जो माहौल है, पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, उनका भी वादा उसी तरह का है जो यहाँ केसीआर का वादा रहा। लोगों को सपना दिखाने का काम किया था 9 साल पहले और उनको जिस प्रकार का जन समर्थन मिला वो यकीनन लोगों को बहुत उम्मीद थी, उनसे बहुत आशा थी, लेकिन वो नाकाम रही। अब विपक्ष, कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी विपक्ष में है, बड़ी पार्टी है और कांग्रेस 2004 में, 2009 में हम लोगों ने तमाम दलों को यूपीए के शक्ल में सबको इकट्ठा किया था और 2004 में एक विकल्प देने की कोशिश हम लोगों ने की थी और उसमें कामयाब रहे थे। आज फिर देश एक विकल्प चाहता है और जो देश की व्यवस्था है, देश की जो हालात है, उससे आप सब वाकिफ़ हैं।
हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, किसानों की समस्या है, बहुत सारी समस्याओं का एक लंबा फहरिस्त है। तो ऐसे हालत में हम कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि तमाम विपक्ष को एक साथ जोड़ा जाए और कोशिश हमारी जारी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टियां हैं जो विपक्ष में होते हुए भी वो लगातार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार का समर्थन करते रहे। एक तरफ तो वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक पोस्चर देते हैं, लेकिन हकीकत में सच्चाई जो है, रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो उससे ये महसूस होगा कि केंद्र में जितने भी बिल पास हुए, जितने भी नरेंद्र मोदी जी के समय में जो कानून बनाए गए, उन सब में यहाँ जो सरकार है, जो पार्टी है, उसका समर्थन उसको मिलता रहा है। और यही वजह है कि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि ऐसी पार्टियां जो वहाँ दिल्ली में उनका चरित्र दूसरा होता है और यहाँ चरित्र दूसरा होता है। तो खम्भम में ज़रूर लोग आए, 2-3 जो भी मुख्यमंत्री आए हैं वो सब ऐसे लोग हैं, अगर उनको सही मानों में यूनिटी चाहिए, सही मानों में एक विकल्प तैयार करने की बात है, तो सब लोग इस बात को समझ रहे हैं और कि बिना कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। उसकी मौजूदगी हर राज्य में है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हर जगह है। तो वैसे हालात में अगर अलग से कोई ग्रुप बनाना, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को कमज़ोर करना है। देखिए, थर्ड फ्रंट का एक्सपीरियंस कई बार हो चुका है हमारे देश में। देवे गौड़ा जी बने थे प्रधानमंत्री, गुजराल साहब बने थे प्रधानमंत्री। तो ऐसा नहीं कि कोई पहली बार ये प्रयास हो रहा है। कोई एक ही फ्रंट बन सकता है जो बीजेपी एंटी बीजेपी फ्रंट हो सकता है और बीजेपी का विकल्प हो सकता है। और वो जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस को अलग करके या कांग्रेस के साथ जो लोग हैं उनको अलग करके कोई विकल्प तलाश करता है तो गलत है। कांग्रेस में केसीआर से खतरा है, चर्चा है 500 करोड़ दे के कांग्रेस को भाजपा ने, आपके ध्यान में क्या है चर्चा है? देखिए, सवाल यह है कि केसीआर का जो राजनीति रही है पिछले 8 साल में, तो वो कांग्रेस को कमज़ोर करने की राजनीति रही है। उन्होंने हमेशा कांग्रेस को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। कहा जाता है कि नॉर्थ में जो है ये काम केजरीवाल को दिया गया है और साउथ में केसीआर को दिया गया है। तो ये दोनों को बांटा गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई है कि विपक्ष को कभी एक नहीं होने देना है। जिस दिन विपक्ष एक हो जाएगा, जाहिर है परसेंटेज ऑफ वोट अगर आप देखिए 2019 का देखिए, 2014 का देखिए, तो मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। बीजेपी अपोजिशन को मुद्दा लेवाना बोल के आप बोल रहे हैं, कांग्रेस में वो दमखम बात नहीं, तो अपोजिशन को प्लेटफॉर्म पर रखो। हमने तो बताया कि आज भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, राज्यसभा में, और सबसे ज़्यादा एमएलए कांग्रेस के है पूरे देश में। अगर बीजेपी के बाद जो दूसरा नंबर के एमएलए की संख्या है वो कांग्रेस की है। और हम ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस के को छोड़कर कोई विकल्प की तलाश बेमानी है, उसका कोई अर्थ नहीं। करेक्ट, बिल्कुल। राहुल गांधी तो प्रियंका गांधी आने का एक अपेक्षा है, कुछ ऐसा कुछ आइडिया है, चर्चा है? नहीं, अब देखिए, ये तो फैसला उन लोग को स्वयं करना होगा ना। जिनको ये बात सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, आई 100% एग्री कि पूरे आंध्र प्रदेश से और विशेष रूप से तेलंगाना से एक इस परिवार का, गांव इंदिरा जी के वक्त से हम लोग देख रहे हैं, इस परिवार का इस
इस राज्य से और यहाँ के लोगों के साथ एक विशेष संबंध है, इमोशनल संबंध है। हमें याद है कि इंदिरा अम्मा के नाम से वोट मिलता था और सब जगह हम लोग जाते थे, उसका जो रिस्पांस मिलता था। तो कहने का मतलब है कि ये फैसला तो जो लोग चुनाव लड़ने वाले होंगे या जिनको उस परिवार से कोई चुनाव लड़ना चाहेगा, तो जाहिर है कि यहाँ तक के लोग तो उसका स्वागत करेंगे, लेकिन ये अंतिम फैसला लेने का अधिकार उनको है। तेलंगाना से मुशर्रफ का कमान का क्या नजरिया? तेलंगाना से मुशर्रफ का कमान का क्या नजरिया? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की सियासत चल रही है उस पर नजर रखी हुई है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो जो आप पार्टी के अंदरूनी मामले वो कह रहे हैं या ऐसे बाहर की बात कर रहे हैं? हाँ, अंदरूनी मामले के बात। अंदरूनी मामले, देखिए, हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम कोई डिक्टेटरशिप हमारे यहाँ नहीं है। हम सबको लेके चलना चाहते हैं और एक पार्टी के अंदर अलग अलग वॉइस हो सकता है, लेकिन पार्टी में यूनिटी है। पार्टी का जहाँ सवाल आएगा, पार्टी के अस्तित्व का सवाल आएगा, पूरे लोग एक साथ, पूरी पार्टी एक साथ खड़ी होगी। रेवंत रेड्डी जब पूरा बने थे, दमखम एकदम पूरा हो गया था पार्टी में। हालिया कुछ अर्से में सीनियर कायदीन की नाराजगी और दीगर वजूहत की वजह से पार्टी में वो चिराग जीता हुआ नजर आता है। क्या आला कमान इस पर नजर रखे हुए? बिल्कुल नजर रखे हुए। अभी आपको जानकारी मिली होगी कि अभी यहाँ जो प्रभारी बनाए गए हैं नए, वो महाराष्ट्र के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। एक लंबा उनको अनुभव है, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। हमें उम्मीद है, विश्वास है। यहाँ नदीम साहब बैठे हैं, AICC के सेक्रेटरी हैं, ये उनके साथ अटैच हैं और हमको पूरा विश्वास है कि उनके गाइडेंस में तेलंगाना कांग्रेस मजबूत होगा। रेवंत रेड्डी साहब की ताकत बढ़ेगी, मजबूत होगी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता है। और MIM का जो रोल है आज नेशनल लेवल पर, विशेष रूप से यहाँ क्या है तो रेवंत रेड्डी साहब बताएंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो वो भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। वो B टीम के रूप में काम कर रही है। जहाँ जहाँ उनको जिम्मेदारी दी जाती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि कांग्रेस को हराना है, सेकुलर वोट को बांटना है, तो वहाँ या तो वो जाते हैं या केजरीवाल जी जाते हैं। ये दोनों का काम यही है नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पर, कि सेकुलर वोटों को बांटना है। आज ही जो है BBC की रिपोर्ट एक आई है कि गुजरात से जो प्रधानमंत्री हुए थे उसके लिए रात नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया गया है। देखिए, ये बात तो खुद भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि राजधर्म निभाने का काम नहीं किया उन्होंने। तो और उस समय उनके हटाने का फैसला भी ले लिया गया था, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे वरिष्ठ नेता थे या लोग थे जिन्होंने उनको बचाने का काम किया था। तो ये आरोप तो उन पर है ही है, ये कोई आज का नहीं, उसी समय का ये आरोप है। और एक आपको जानते होंगे कि तमाम जो पश्चिम के देश हैं उन्होंने उनके वीज़ा नहीं देने का फैसला किया था। उसका एक कारण ये भी था 2002 का जो दंगा हुआ था, मैसेकर हुआ था। और कुछ देखिए, तो घूमेंगे सब जगह हम लोगों का। उसके लिए भी हम चाहेंगे कि हम तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद दें, उनको बधाई दें कि पिछले दिनों जो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ आई और राहुल जी के नेतृत्व में, तो जिस प्रकार से राहुल जी का और उस यात्रा का अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, वो ऐतिहासिक था। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप लोगों ने अपने
महसूस किया होगा कि चार मीनार में जिस तरह के से लोग आए और जिस तरह से जन समर्थन दिया लोगों ने उस यात्रा को, वो ऐतिहासिक है, तारीखी है। तो हमें उम्मीद है, हम लोग चाहते हैं कि जो मोमेंटम उससे बना है भारत जोड़ो से पूरे देश के अंदर, उस मोमेंटम को बनाए रखना है। और जब तक हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, यानी देश में सामाजिक धार्मिक सद्भाव हो, गरीबी कम हो, बेरोजगारी कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, इन तमाम चीज़ों पर हमारा फोकस था भारत जोड़ो यात्रा में। और उसकी प्राप्ति तक जब तक हम अपने गोल को पा नहीं लेते हैं, तब तक किसी न किसी रूप से हम जनता से हमारा संपर्क बना रहेगा। और हाथ से हाथ जोड़ो उसी का एक अंग है और वो कंटिन्यूटी है जो भारत जोड़ो का हमारा उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को लेकर हम हाथ से हाथ जोड़ो करेंगे और उसमें सभी हमारे राष्ट्रीय नेता पूरे देश का दौरा करेंगे और तेलंगाना भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए। थैंक यू।